टॉपिक है ओम्स लॉ। Ohms was a scientist who gave the law relation between voltage and current. He said that according to Ohm's law, the strength of electric current through a conductor is directly proportional to applied potential difference across the conductor when temperature kept constant. Okay, according to Ohm's law, the strength of electric current is directly proportional to the applied potential difference across the conductor when temperature kept constant. देखो हमने यहाँ पर ये लाइन क्यों लिखी है, when temperature kept constant, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे. Why we have written this line when temperature kept constant? Ohms ने क्या कहा था, the strength of electric current through a conductor is directly proportional to the applied potential difference across the conductor. Ohms ने क्या कहा था कि करंट की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, that is potential difference applied across the conductor. He said that I directly proportional to V. Okay, I directly proportional to V, but हम कंडक्टर पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, तो हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं. तो वी कैन राइट इट एज V directly proportional to I and remove this constant and a new quantity will be introduced, that is R, which is called resistance. R is a constant of proportionality which is called resistance, and SI unit of voltage is volt. Okay, Alessandro Volta उनके नाम पे ये यूनिट का नाम रखा था, that is volt. Resistance, now it means according to Ohm law V equals to IR. It means वोल्टेज और करंट के बीच में एक थर्ड क्वांटिटी है जो इन दोनों को डिस्टर्ब कर रही है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, अब हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस, the obstruction offered by conductor against the flow of electric charge is called resistance. Okay, the obstruction offered by a conductor against the flow of electric charge is called resistance. It means जो चार्ज को ब्लॉक करे, इनकमिंग चार्ज को ब्लॉक करे, that property of conductor is called resistance. तो अब रेजिस्टेंस, इट मीन्स रेजिस्टेंस कौन करता है, कंडक्टर के अक्रॉस जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कौन ब्लॉक करता है,
वो कंडक्टर के एटम, ये देखो ये एटम, हमें पता है कि कोई भी कंडक्टर है वो एटम से मिलके बना है, कोई भी मटेरियल है वो एटम से मिलके बना है. हाउ दे ब्लॉक द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? सपोज दैट वी हैव कनेक्टेड ए बैटरी, ओके, करंट आई, यहाँ से करंट आई फ्लो करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि जो बड़ा डंडा होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, छोटे वाले डंडे को हम नेगेटिव लेते हैं. इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करोगे ये मेटल हीट होना स्टार्ट हो जाएगा. हीट होना स्टार्ट होगा तो एटम्स को काइनेटिक हीट एनर्जी मिलेगी. हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हेन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब देखो इन एटम को हीट एनर्जी मिलेगी. हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने से क्या होगा? ये एटम इधर उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे. बट इन सॉलिड दे आर वेरी कंजस्टेड, तो इनको पाथ नहीं मिलेगा जाने के लिए कहीं, तो ये अपनी जगह पे पड़े पड़े ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, जो वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो ये एटम इसको ब्लॉक कर देगा. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको ये ब्लॉक कर देगा. और फाइनली सभी जितने भी एटम है एटम के कंडक्टर के अंदर, वो सभी इलेक्ट्रॉन का पाथ ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे. बट हमने बैटरी अप्लाई की हुई है, इट मीन्स हमने पोटेंशियल दिया हुआ है. पोटेंशियल हमने ताकत दी हुई है इसको, कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने ताकत दी है ताकि ये फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल पे आए. क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं फाइनली पॉजिटिव टर्मिनल पे आऊँ, तो वो क्या करेगा? जबरदस्ती इन एटम को पेनिट्रेट करता हुआ फाइनली कहाँ जाएगा? इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास. दिस ब्लॉकेज प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस. और हर सब्सटेंस का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस होता है. ओके. अब प्लास्टिक का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इसलिए उसमें से करंट फ्लो नहीं होता. रबड़ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होता. मेटल्स का रेजिस्टेंस कम होता है तो उसमें से करंट पास हो जाता है. ओके. सो रेजिस्टेंस, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. ह्यूमन बीइंग का रेजिस्टेंस कम होता है इसीलिए उसमें से करंट पास होता है. तो अब देखते हैं हम कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. इसको करने से पहले हम इसकी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी? ओम. ओके. ओम के नाम पे ही उनकी एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम. अब हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. फर्स्ट है लेंथ. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. अब देखते कैसे होगा. सपोज दैट हमारे पास एक पाइप है, ओके, वायर है, इसको वायर समझ लो, ठीक है. अब वायर के अंदर क्या होंगे? एटम होंगे और अंदर से ये सॉलिड है.
अब इसके दोनों एंड आप खींच के जब इसे एलोंगेट करोगे, एलोंगेट होने के बाद इसकी लेंथ, मान लो कि आपने इसकी लेंथ को डबल कर दिया। डबल करने से क्या होगा, ये एटम के बीच में गैप थोड़ा कम हो जाएगा। गैप कम होने से क्या होगा, ये एटम पास पास आ जाएंगे, कंजस्टेड हो जाएंगे। पास पास आने से क्या होगा, जब आप इस कंडक्टर को बैटरी अप्लाई करोगे, उस बैटरी में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये एटम इन इलेक्ट्रॉन्स का पाथ ब्लॉक करेंगे, क्योंकि कंजस्टेड हो जाएंगे। कंजस्टेड होने से क्या होगा, उनके बीच में गैप कम हो जाएगा। गैप कम होने से ये इसको ब्लॉक करेंगे। ओके, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो देखो हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज ओम्स लॉ। तो I यहाँ से क्या हो जाएगा, I यहाँ से क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। ओके, देखो रेजिस्टेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इफ करंट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, if resistance decreases then current increases because both are inversely proportional to each other. If resistance increases then current decreases, if resistance decreases then current increases, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। In this case एटम्स पास पास आ रहे हैं तो उनके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट उसमें से कम फ्लो होगा। लेकिन हम किसकी स्टडी कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज दैट इज लेंथ। अगर लेंथ को आप डबल करोगे तो इफ लेंथ इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ओके, सेकंड फैक्टर इज एरिया। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। If area increases, then resistance decreases because both are inversely proportional to each other. अब देखो एरिया इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होगा। मान लो कि ये एक वायर है, ये वायर की लेंथ है L और ये इसका क्या है, एरिया। अब इस लेंथ को आप जब कंप्रेस करोगे, इस वायर को कंप्रेस करने से क्या होगा, मान लो कि आपने इसकी लेंथ को कर दिया L/2। अब एटम इसके अंदर क्या है, एटम है। लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये एटम के बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। अब आपने इसको कंप्रेस किया और कंप्रेस करके इसकी लेंथ होगी L/2। अब देखो, अब लेंथ को अगर आप L/2 हाफ करोगे तो एटम थोड़े खुले खुले हो जाएंगे, उनके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। गैप ज्यादा होने की वजह से एटम्स, ये देखो ये इसका एरिया, एटम्स के बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा। अब गैप ज्यादा का मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर का साइज भी इंक्रीज होगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ये मोटा होने से क्या होगा, ये जो इसका एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज होगा। ओके, अगर एरिया इंक्रीज, अब एरिया किसकी वजह से इंक्रीज हुआ, एरिया इन एटम्स के बीच में जो गैप है उनकी वजह से इंक्रीज हुआ। अब इस कंडक्टर को आप बैटरी अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन आएगा और उसको इजीली पाथ मिलेगा जाने के लिए। ओके, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा। इट मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा इस कंडक्टर में से। दैट इज एरिया। फर्स्ट लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ऑन कंबाइनिंग R, it can be written as L/A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, रो L/A। रो क्या है, कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट which is called resistivity
ऑफ मटेरियल, और हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। अब जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हुई उसमें से कम करंट फ्लो होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम हुई उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए उसमें से करंट सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। इट मीन्स सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है कि उसमें से करंट फ्लो होगा। इसलिए सिल्वर वायर किस में यूज होती है? सोलर पैनल के अंदर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने बैटरी को चार्ज करना है। सोलर पैनल क्या करेंगे? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। वो केमिकल एनर्जी बैटरी में जाके स्टोर होगी। अब जो सोलर पैनल है वो किससे कनेक्ट होते हैं आपस में? वो एक सिल्वर की वायर से कनेक्ट होते हैं, ताकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो। ओके, देखो मेनली 3 फैक्टर थे। एक तो था लेंथ अगर ज़्यादा करोगे आप तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज। और थर्ड फैक्टर है दैट इज रेजिस्टिविटी। इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, और इन तीनों के अलावा एक फोर्थ फैक्टर भी है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दैट फैक्टर इज टेम्परेचर। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स, अब देखो टेम्परेचर से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? एक कंडक्टर है, आप उस कंडक्टर को हीट करना शुरू करोगे। मान लो कि आपने नीचे से उसे फ्लेम दिया, फ्लेम देने से इन एटम्स को हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने से ये एटम वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे। अब इतना स्पेस होगा नहीं इनके पास, क्योंकि जो मोस्टली मेटल है दे आर सॉलिड, एंड इन सॉलिड के अंदर एटम्स के बीच में गैप कम होता है। गैप कम होगा तो ये वाइब्रेट करेंगे। जो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उन इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देंगे, तो करंट कम होगा। ओके, तो इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature resistance increases, on increasing temperature resistance increases, and on decreasing temperature resistance decreases। और यही रीजन है कि जब किसी कंडक्टर को हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं, कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंडक्टर एक सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। देखो हमने पढ़ा ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से करंट के अंदर चेंजेस आएंगे। इट मीन्स, और ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। इट मीन्स आर क्या होगा यहाँ से? V अपॉन में आई। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इट मीन्स रेजिस्टेंस करंट का एंटी है, अपोजिट है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ओके, अब देखो हमने पढ़ा है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि करंट बढ़ाने से वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आप करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है? बैटरी के ऊपर होता है। करंट को हम चेंज नहीं कर सकते। इस रिलेशन से जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करोगे करंट भी चेंज होता रहेगा अपना। तो हमारा कंट्रोल तो बैटरी के ऊपर ही है। हम बैटरी लगा सकते हैं 5 वोल्ट 10 वोल्ट। अगर आप कम करंट चाहिए तो आपको कम वोल्टेज की बैटरी लगाओ, अगर आपको ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओ। ओके, तो वोल्टेज इंक्रीज होने से करंट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ओके, एंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा था कि इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट इंक्रीजेस। सो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ शुड बी, अगर हम इस एक्सिस पे आई लेंगे, इस एक्सिस पे बी लेंगे हम,
वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट लिमिटेशन क्या है ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ डजंट एप्लीकेबल ऑन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तभी करंट फ्लो होता है उसमें। ओके, जैसे सेमीकंडक्टर है आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके करंट फ्लो होता है। तो अब जब हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर पढ़ेंगे उसको उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिट, अगर इस एक्सिस पे V होगा, इस एक्सिस पे I और इस एक्सिस पे V, इस एक्सिस पे -I और ये -V, तो ये क्या है, ऐसे पास होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, एक यहाँ से लेके यहाँ तक करंट क्या है, 0 है। जैसे वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी तो ये पॉइंट होता है 0.7 वोल्ट का, जैसे वोल्टेज यहाँ पहुँचेगी करंट एकदम से राइज करेगा, तो इट मीन्स ओम्स लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर चैप्टर में इसको डिटेल से करेंगे हम। तो इट वाज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है कि द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर काफ़ी कंपोनेंट ऐसे हैं जहाँ पर हमें कम या ज़्यादा करंट चाहिए होता है। उस पॉइंट पे कम या ज़्यादा करंट को पहुँचाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सामने रजिस्टर लगा देंगे, दैट इज रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक फिजिकल डिवाइस है जो काम क्या करता है, रेजिस्टेंस का, करंट को ब्लॉक करता है। ओके, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड। रजिस्टर इज ए फिजिकल डिवाइस विच कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकें, और रेजिस्टेंस क्या है, जो ये काम कर रहा है, रजिस्टर जो करंट को ब्लॉक करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रजिस्टर क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है, मार्केट में अवेलेबल होती है। और ये देखिए, ये पिक्चर है एक रेजिस्टेंस की, जिसमें क्या है, कलर कोडिंग, इन कलर कोडिंग की हेल्प से हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने ओम का रेजिस्टर है ये। अब जिस पाथ में आपको करंट कम चाहिए, तो जैसे यहाँ से करंट आ रहा है, अगर आपको इस पॉइंट पे कम करंट चाहिए तो इसके सामने एक रेजिस्टर लगा दो। रेजिस्टर लगाने से क्या होगा, ये करंट को कम कर देगा। अब देखते हैं हम, अब इन रेजिस्टर को हम किस वे में कनेक्ट करें कि हमें कम से कम वैल्यू मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर मींस रजिस्टर को हम किस वे में कनेक्ट करें कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले रेजिस्टेंस की और मिनिमम वैल्यू मिले। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हमें किस तरीके से इन्हें कनेक्ट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रजिस्टर। ओके, और सीरीज में सपोज दैट हमारे पास 3 रजिस्टर है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब देखो तीनों एक लाइन में नहीं है, और इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D, और दिस इज द V बैटरी एंड करंट I इज फ्लोइंग। अब देखो हमने ABCD पॉइंट क्यों लिया है, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। करंट इज सेम मीन्स जितना करंट इस रजिस्टर में जाएगा उतना ही करंट इस रजिस्टर में जाएगा, उतना ही करंट इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि
आई करंट यहाँ से आया, अब करंट के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो वो इसी रास्ते से जाएगा ना, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है जाने के लिए। अब जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा करंट। इट मीन्स करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का मतलब सेम होता है, VB माइनस VC, और इधर क्या होगा VC माइनस VD। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू IR। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज VA माइनस VB इक्वल्स टू I, करंट सेम है ना, तो IR1। नाउ वोल्टेज अक्रॉस R2 VB माइनस VC इक्वल्स टू IR2। देखो यहाँ भी I है यहाँ भी I, क्यों, क्योंकि करंट सेम है। और इसके क्रॉस R3 के क्रॉस VC माइनस VD इक्वल्स टू IR3। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये कट, ये माइनस ये प्लस कट, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, VA माइनस VD इक्वल्स टू I कॉमन ले लेंगे हम, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। देखो हमें क्या मिला है फाइनल रिजल्ट, VA माइनस VD इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अब VA माइनस VD, A पॉइंट ये है, D पॉइंट ये है, और A और D के बीच में हमने वोल्टेज कितने अप्लाई किया है, दैट इज V। तो इस VA माइनस VD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। और V किसके बराबर होता है, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, IR इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3। I से I कैंसिल, तो ये क्या बना हमारे पास, R इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, दैट इज EQ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इट मीन्स ये तीनों रेजिस्टर किसके बराबर होंगे, जो इनका सम होगा तीनों का, दैट इज R1 प्लस में R2 प्लस में R3। इसलिए कभी भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उन तीनों को ऐड कर देंगे। अब स्टार्टिंग में हमने लिखा था करंट सेम बट वोल्टेज डिफरेंट। देखो इसी का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि करंट कैसे सेम रहता है, वोल्टेज कैसे डिफरेंट रहती है। देखो सपोज दैट हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 4 ओम। इसको हमने 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब टोटल 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल्स टू IR। तो I क्या होगा यहाँ से, V अपॉन में R। V कितना है 9 वोल्ट और R कितना है, इन तीनों का सम, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तीनों, ये इन तीनों का सम क्या आएगा, 4 + 3 7 + 2 9। इट मीन्स इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट गया है यहाँ से, I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब इसके अक्रॉस आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो कितना आएगा यहाँ से, इसके अक्रॉस IR होता है 2 ओम के अक्रॉस, तो I कितना हमने 1 लेंगे, 1 और रेजिस्टेंस कितना है 2।
तो कितना आएगा 2 ओम। इसके क्रॉस V कितना है, V इक्वल्स टू आई आर, तो I कितना है आपके पास 1 एम्पियर, तो 1 इंटू में 3 कितना हो गई है 3। और थर्ड केस क्या है, इसके क्रॉस तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I कितना हमारा 1 और R कितना है 4, तो कितना आ गया 4 1 जा 4। ओके, अब देखो टोटल बैटरी कितनी अप्लाई की आपने 9 वोल्ट की, और इन तीनों का सम करो 4 + 3 7 + 2 9। तो ये वैल्यू कभी भी इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू अब इस वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। देखो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 2 एम्पियर, इसके क्रॉस 3 एम्पियर 2 वोल्ट, इसके क्रॉस 3 वोल्ट और इसके क्रॉस 4 वोल्ट। तो वोल्टेज डिफरेंट हुई ना, और तीनों केस में हमने करंट क्या लिया 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो हो गया ना कि करंट सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखो सपोज दैट ये है R1, ये है R2 और ये है R3। इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, दैट इज V। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर बट करंट इज डिफरेंट। अब देखो कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा I, जैसे करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा इस करंट को जंक्शन मिलेगा, एक जंक्शन मिलने से क्या होगा कि इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2 और इसमें करंट गया I3। अब देखो तीनों में करंट अलग अलग है ना, इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3, और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, अब तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट है तो हम क्या, सॉरी करंट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट निकाल लेंगे। तो करंट अक्रॉस R1 कितना हुआ करंट I1 इक्वल्स टू V अपॉन में R1। नाउ करंट अक्रॉस R2, तो I2 इक्वल्स टू V अपॉन में R2, और करंट अक्रॉस R3 कितना होगा है I3 इक्वल्स टू V अपॉन में R। ये फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो, इसको सेकेंड और दिस वन इज थर्ड। अब इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा I1 प्लस में I2 प्लस में I3 इक्वल्स टू V कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा ये V R1 प्लस में R2 प्लस में R। अब देखो I1 प्लस में I2 प्लस में I3, अब ये I1 I2 I3 करंट किस में से निकले हैं, इस करंट में से निकले हैं जो I जा रहा है, तो इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं I लिख सकते हैं। और ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल्स टू IR, तो I क्या हो जाएगा V अपॉन में R, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन में R, V से V कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन में R इक्वल्स टू, इसको रब करके लिख देता हूँ, क्या बचेगा हमारे पास फाइनली 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R। It means when resistors are connected in parallel, then reciprocate them and add them. उनका रेसिप्रोकल करो और उनको तीनों को ऐड कर दो। अब रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, हमें कम से कम वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की।
कि देखो जैसे कि मान लो कि हमारे पास 3 रजिस्टर है, R1 ये है 3 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम और R5 की वैल्यू है 5, R3 की वैल्यू, R3 की 5 ओम। अब इनको हम किस वे में कनेक्ट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले, और किस वे में कनेक्ट करें कि कम से कम वैल्यू मिले। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास केवल 2 ही कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, इन तीनों को प्लस कर देंगे हम, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो कितना हो जाएगा ये 5 + 4 9 + 3 12, ये 12 ओम मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मिनिमम फॉर मिनिमम इन तीनों को क्या करेंगे हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। 3 ओम 4 ओम ये हो गया आपका 5 ओम। अब तीनों पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, 1/3 प्लस में 1/4 प्लस 1/5, और इन तीनों को अब इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इन तीनों का, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 एलसीएम आ गया। तो 3 20 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 20 प्लस में 15 प्लस में 12, तो कितना हो गया ये 12 प्लस में 15 35, 35 प्लस में 12 47 डिवाइड बाय 60। अब 47 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब ये यहाँ पर कितना आंसर है 0 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ रहा है 12 ओम। तो अगर हमें रेजिस्टेंस की कम वैल्यू चाहिए तो हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर हमें ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरीके का, ताकि ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। सिक्स ओम 6 ओम 6 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम और ये 5 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो रजिस्टर क्या है 6 ओम 6 ओम और पैरेलल में कनेक्ट है, ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, पैरेलल में कनेक्ट है 4 ओम, फिर ये 5 क्या है पैरेलल में कनेक्ट है। अब जब भी रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो और सभी रजिस्टर की वैल्यू सेम हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, R/N। R/N क्या है, R कितना है 6 ओम है और N कितने हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं 1 2 3, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा 2 ओम। तो इट मीन्स इन तीनों को हटा के हम क्या एक 2 ओम का रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे 2 ओम। और इसी तरीके से इसको सोल्व करो, तीनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सेम है और पैरेलल में कनेक्ट है, तो यूज फॉर्मूला R/N। तो क्या होगा R कितना है 5/3, 5 डिवाइड बाय 3, तो इट मीन्स इन तीनों को हटा के मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ जिसकी वैल्यू क्या होगी 5/3। अब देखो अब ये तीनों किस में कनेक्ट हो गए, सीरीज में कनेक्ट हो गए, तो सीरीज के लिए हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर दो, तो 2 प्लस में 4 प्लस में 5 डिवाइड बाय 3। अब इसको ऐड करने के लिए एलसीएम ले लो, इसका क्या आएगा 3 1 3 2 जा
6 प्लस में 4 3 जा 12 प्लस में 5, तो कितना हो गया ये 12 प्लस 6 18, 18 प्लस में 5 23 अपॉन में, अब 23 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 7 जा 21 और 2 3.6। इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन पूरा किसके बराबर होगा 3.6 ओम। आया समझ? देखो इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2 ओम, ये 6 ओम, यहाँ पे भी एक रजिस्टर है 6 ओम, ये है 4 ओम। ये पॉइंट ए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्या है, एक पॉइंट। अब आप इस रजिस्टर को इस वे से सोल्व करो कि ये शॉर्ट से शॉर्ट स्ट्रक्चर बन जाए कम से कम। तो आप क्या करोगे, देखो अगर मैं इस वायर को हटा देता हूँ तो ये क्या होगा, ये वायर हटी यहाँ से और इस रजिस्टर को उठा के इसके ऊपर रख दो, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा 2 ओम। और ये वायर, ए वाली वायर कहाँ जाएगी, यहाँ। ओके, अब देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में सोल्व कैसे करोगे, देखो 6 इंटू में 2 प्लस में 6 प्लस में 2, जो हम पैरेलल वाले मेथड यूज करते हैं उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। शॉर्ट में क्या है, देखो कि R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। अब ये कैसे बना फॉर्मूला, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। देखो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो 6 2 जा 12 प्लस में 6 प्लस 2 8, तो 4 2 जा 8 4 2 जा 12। इट मीन्स इन दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, एक 3/2 ओम का रजिस्टर। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 3/2 प्लस में 6। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, एलसीएम 2 3 प्लस में 2 6 2 जा 12 15/2 15/2। इट मीन्स इन दोनों को हटा के मैं एक लगा देता हूँ 15/2 ओम का। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल के लिए क्या करोगे आप, इनको दोबारा 15/2 इंटू में 4 15/2 प्लस में 4, इसको सोल्व कर लो। 2 15 2 जा 30 अपॉन में 4 2 जा 8 8 प्लस 15 23/2, तो कितना हो जाएगा 30। इसको सोल्व करोगे तो आप 30 इंटू में 2 अपॉन में 20, 32 जा 60 डिवाइड बाय 23। तो इस स्ट्रक्चर को सोल्व करने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो है 16 डिवाइड बाय 23। गॉट इट? अब देखो मैंने यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज किए हैं, एक तो सीरीज का और एक पैरेलल का। सीरीज में मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया था। अब देखो वो शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया था हमने R1 प्लस में R2। अब ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, ये देखो, क्योंकि नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। पैरेलल में जब रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो इसमें में सोल्व करते हैं ना हम उसे। अब देखो हम एलसीएम किसका लेते हैं, नीचे वाली दोनों टर्म का, तो क्या आएगा R1 R2 आ गया।
अब R1 R2 को R1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा R2, और R1 R2 को इस R2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा R1। तो इट मीन्स 1/R E क्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास R1 प्लस में R2 अपॉन में R1 R2। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट है, लेकिन हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, ये 1 अपॉन में है ना R, तो हमें नेट क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या बनेगा ये R E क्यू इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। आया समझ? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट करो ताकि आपका टाइम बचे, अदरवाइज आप पहले उसे रेसिप्रोकल करोगे, फिर उसका एल्शियम लोगे, एल्शियम करके वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इससे अच्छा ये कि सीधा मेथड अडॉप्ट करो। और जब रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो और इन सभी की वैल्यू सेम हो, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग सेम वैल्यू, देन यूज द फॉर्मूला R/N। R क्या है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ रजिस्टर, और N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर। आया समझ? तो इस तरीके के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओम्स के क्वेश्चन।